नमस्कार। आज बात करते हैं जीएसटी के एक ऐसे हिस्से की जो सीए इंटर के लिए बेहद जरूरी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। ये शब्द सुनते ही कई रूल्स और सेक्शंस दिमाग में घूमने लगते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आईटीसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में। तो आज हमारा मिशन है आईटीसी के कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाना। हम देखेंगे कि पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज और रिवीजन टेस्ट पेपर्स आरटीपीज क्या इशारा करते हैं। हाँ, ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कौन से सेक्शंस जैसे 16, 17, 18 परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 परीक्षा के लिए क्या नए बदलाव, अमेंडमेंट्स ध्यान में रखने हैं और कहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। हाँ, एमसीक्यूज के लिए खास पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे। तो तैयार हैं इस ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए? ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आईटीसी आखिर है क्या भला? इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, इनमें खास क्या है? बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो देखिए, इनपुट टैक्स वो जीएसटी है जो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए की गई खरीदारी मतलब इनवर्ड सप्लाईज पर देता है। अच्छा। चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या फिर कैपिटल गुड्स हो। कैपिटल गुड्स मतलब वो जिन्हें बुक्स में कैपिटलाइज किया गया हो। ठीक है। और आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स वो जीएसटी है जो वो अपनी बिक्री यानी आउटवर्ड सप्लाईज पर ग्राहक से वसूलता है। अब आईटीसी का फंडा सिंपल है। सरकार कहती है कि भाई आपने जो इनपुट टैक्स भरा है ना, उसे आप अपने आउटपुट टैक्स की देनदारी चुकाने के लिए इस्तेमाल कर लो। अच्छा, एडजस्टमेंट जैसा? हाँ बिल्कुल। इससे टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, वो जो कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट, वो खत्म हो जाता है। समझ गया। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कौन ले सकता है आईटीसी? सेक्शन 16 का 1 ये बताता है। 2 मुख्य बातें हैं। पहला, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन। और दूसरा, जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदी हैं वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या इस्तेमाल करने का इरादा हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, तो रजिस्टर्ड होना और बिजनेस पर्पस, ये तो हुई पहली सीढ़ी यानी एलिजिबिलिटी। पर आईटीसी क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें भी है ना? सेक्शन 16(2) इसी बारे में है और सुना है एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है। हाँ, सेक्शन 16(2) बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो शर्तें बताता है जिनके बिना आप एलिजिबल होते हुए भी आईटीसी नहीं ले सकते। और ध्यान रहे, ये सारी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अच्छा, एक भी छोटी तो आईटीसी गया? हाँ जी। इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला, दस्तावेज। आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट, या अगर इंपोर्ट किया है तो बिल ऑफ एंट्री जैसा कोई निर्धारित दस्तावेज। प्रूफ तो चाहिए ही। प्रूफ होना चाहिए, सही बात है। दूसरा प्राप्ति यानी रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको वो गुड्स या सर्विसेज सच में मिल जानी चाहिए। फिजिकली? हाँ, फिजिकली। इसमें एक मजेदार चीज है, बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब अगर आपके कहने पर सप्लायर माल किसी तीसरे बंदे को डिलीवर करता है तो भी कानून ये मान लेगा कि आपको माल मिल गया और आप आईटीसी ले सकते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है। तीसरी शर्त, और ये बहुत अहम है, सेक्शन 16(2) के सी, कि आपके सप्लायर ने उस सप्लाई पर लगने वाला टैक्स सरकार को जमा कर दिया हो। जमा कर दिया मतलब कैश में या? चाहे कैश से जमा किया हो या अपना आईटीसी इस्तेमाल करके, बस सरकार तक टैक्स पहुंच गया हो। ओके, ये सप्लाई की जिम्मेदारी हुई। और चौथी शर्त है रिटर्न फाइलिंग। आपने यानी रेसिपिएंट ने सेक्शन 39 के तहत अपनी रिटर्न जैसे जीएसटीआर 3B फाइल कर दी हो। तो ये 4 हो गई, डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट, टैक्स पेमेंट बाय सप्लायर और अपनी रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ। इन 4 शर्तों के साथ साथ जीएसटीआर 2B का रोल भी अब बहुत बढ़ गया है ना? सेक्शन 16(2)A जो बाद में जोड़ा गया था, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? बिल्कुल, सेक्शन 16(2)A समझिए एक और फिल्टर लगाता है। आपके सप्लायर को अपनी बिक्री की डिटेल्स जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में दिखानी होती हैं। वही जानकारी ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट में आ जाती है। अब नियम ये है कि आप सिर्फ उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जिसका विवरण सप्लायर ने जीएसटीआर 1 आईएफएफ में दिया है और जो आपके जीएसटीआर 2B में दिख रहा है। मतलब 2B में नहीं दिख रहा तो आईटीसी नहीं मिलेगा? मोटे तौर पर हाँ। वो जो पहले एक रूल 36(4) था ना, जिसमें 5% ज्यादा क्लेम कर सकते थे, वो अब इतिहास है। अब 100% मिलान एक तरह से जरूरी हो गया है जीएसटीआर 2B से। तो ये तो सप्लायर के कंप्लायंस को सीधे सीधे हमारे आईटीसी से जोड़ देता है। एग्जैक्टली।
अब सप्लायर की समय पर और सही फाइलिंग आपके आईटीसी के लिए कह सकते हैं सांसों जितनी जरूरी हो गई है। आपका आईटीसी अब सिर्फ आपके हाथ में नहीं, आपके सप्लायर की एक्टिविटी पर भी निर्भर करता है। सही बात है। अच्छा, मान लिया सब शर्तें पूरी हुई, तो क्या आईटीसी कभी भी क्लेम कर सकते हैं या इसकी भी कोई आखिरी तारीख है? सेक्शन 16(4) शायद इसी बारे में है। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, कंफ्यूजन होता है और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर डेट्स वाले सवालों के लिए। सेक्शन 16(4) समय सीमा यानी टाइम लिमिट बताता है। क्या है वो लिमिट? किसी फाइनेंशियल ईयर FY से जुड़े इनवॉइस या डेबिट नोट का आईटीसी आप उस FY के खत्म होने के बाद आने वाली 30 नवंबर या उस FY का एनुअल रिटर्न फाइल करने की वास्तविक तारीख, इन दोनों तारीखों में से जो भी तारीख पहले आए बस वहीं तक क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, whichever is earlier वाला क्लॉज है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए FY 24-25 का कोई इनवॉइस है, तो उसका आईटीसी आप या तो 30 नवंबर 2025 तक ले सकते हैं, या अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले मान लीजिए 10 अक्टूबर 2025 को ही फाइल कर दिया, तो आपकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 ही हो जाएगी। ओहो, तो 30 नवंबर हमेशा कट ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। इस सप्लायर ने GSTR 1 भर दिया, मेरे GSTR 2B में इनवॉइस आ गया, मैंने शर्तों के हिसाब से आईटीसी ले भी लिया, पर बाद में पता चला कि सप्लायर ने सरकार को टैक्स जमा ही नहीं किया। मतलब सेक्शन 16(2)(C) का उल्लंघन कर दिया उसने। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई। इसके लिए रूल 37A कुछ कहता है? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है और रूल 37A इसी सिचुएशन को एड्रेस करता है। अगर आपने आईटीसी ले लिया है लेकिन आपका सप्लायर उस टैक्स पीरियड का GSTR 3B जिससे एक्चुअली टैक्स जमा होता है अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक फाइल नहीं करता। काफी लंबा टाइम है वैसे। हाँ, टाइम दिया है, लेकिन अगर वो 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं करता तो आपको यानी रिसीवर को वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा मतलब वापस देना पड़ेगा? हाँ, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा और ये रिवर्सल आपको अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक करना होगा, वो भी ब्याज के साथ। ब्याज भी? कितना? 18% सालाना, सेक्शन 53 के हिसाब से। बाप रे। लेकिन इसमें एक राहत की बात यह है कि जब सप्लायर देर से ही सही वो GSTR 3B भर देगा ना, तब आप उस रिवर्स किए हुए आईटीसी को दोबारा क्लेम कर सकते हैं, मतलब रीअवेल कर सकते हैं। अच्छा, रीअवेल कर सकते हैं। और इसकी कोई टाइम लिमिट? नहीं, इस रीअवेलमेंट की कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। तो ये नियम सप्लायर पर पेमेंट का एक तरह से दबाव बनाता है और रिसीवर को भी विजिलेंट रखता है कि अपने सप्लायर का कंप्लायंस ट्रैक करे। मतलब सप्लायर की गलती की सजा ब्याज के साथ हमें भुगतनी पड़ सकती है, कम से कम टेम्परेरी तौर पर। तो रूल 37A पर वाकई नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल, ये नया रूल है और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आईटीसी मिल गया, सब ठीक, पर एक और पेज है, वो सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट करने वाला। रूल 37 इसी से जुड़ा है ना? इसका बिजनेस पर क्या असर होता होगा? हाँ, ये दूसरी प्रोवाइजो है सेक्शन 16(2) की और इसे रूल 37 विस्तार से बताता है। नियम सीधा है, आपको इनवॉइस की तारीख से 180 दिनों के अंदर अंदर सप्लायर को माल या सेवा की कीमत यानी वैल्यू और उस पर लगा टैक्स दोनों का भुगतान कर देना है। पूरा अमाउंट वैल्यू प्लस टैक्स? हाँ जी, पूरा अमाउंट, कंसिडरेशन प्लस टैक्स। और अगर नहीं किया 180 दिन में तो क्या होगा? तो जितना आईटीसी आपने उस इनवॉइस पर लिया था उसे आपको रिवर्स करना होगा। फिर से रिवर्सल? हाँ, और यहाँ भी ब्याज लगेगा एट 18% सालाना, सेक्शन 53 के तहत। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्याज आईटीसी लेने की तारीख से लगता है, न कि 180 दिन खत्म होने के बाद से। अरे, ये तो और सख्त है। हाँ, ये रिवर्सल अमाउंट 180 दिन खत्म होने के तुरंत बाद वाले महीने की GSTR 3B में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं शायद? जी हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे RCM के तहत टैक्स चुकाया हो, क्योंकि वहाँ आप खुद ही सप्लायर और रिसीवर जैसे हो गए टैक्स पेमेंट के लिए, या शेड्यूल आई वाली सप्लाईज जहाँ बिना कंसिडरेशन के सप्लाई होती है तो पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो? हाँ, तो जैसे ही आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, आप उस रिवर्स किए गए आईटीसी को फिर से क्लेम कर सकते हैं, यानी रीअवेल कर सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि इस री-अवेलमेंट के लिए सेक्शन 16(4) वाली टाइम लिमिट भी लागू नहीं होती। अच्छा, ये राहत है। तो ये कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी नहीं हुआ। बिल्कुल, टाइम पर पेमेंट करना अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन के लिए नहीं, आईटीसी बचाने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो शर्तें पूरी करो, सप्लायर का कंप्लायंस देखो और टाइम पर पेमेंट भी करो। लगता है आईटीसी लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो बिजनेस के लिए होते हुए भी सरकार कहती है भाई साहब इन पर आईटीसी भूल जाओ। ये हैं सेक्शन 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट्स। ये लिस्ट तो काफी लंबी और डरावनी लगती है। इसे याद कैसे रखें? हाँ, सेक्शन 17(5) एक तरह की नो एंट्री जोन लिस्ट है आईटीसी के लिए, और ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और एमसीक्यूज भी यहीं से बनते हैं। पूरी लिस्ट रखने के बजाय इसके पीछे का लॉजिक समझना ज्यादा फायदेमंद है। मोटे तौर पर देखें तो सरकार ने कुछ कैटेगरीज को ब्लॉक किया है। जैसे? एक तो है पर्सनल नेचर के खर्चे, जैसे खाना पीना मतलब फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, क्लब या हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप। इन पर आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर बिजनेस में ये काम हो तो? हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट। इसका अपवाद है, अगर आप खुद यही सर्विस आगे सप्लाई करते हैं, जैसे कोई केटरर है, तो उसे इनपुट केटरिंग सर्विस पर आईटीसी मिल जाएगा। या फिर अगर किसी कानून के तहत कर्मचारियों को ये सुविधा देना अनिवार्य है, तो भी आईटीसी मिल सकता है। ओके, पर्सनल नेचर वाले। और दूसरी कैटेगरी है खास तरह की गाड़ियां, मतलब मोटर व्हीकल जो यात्रियों के परिवहन के लिए हैं और जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, ड्राइवर को मिलाकर। इन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। अच्छा, मतलब छोटी कारें, एसयूवीज वगैरह। हाँ, लेकिन इसके भी अपवाद है। अगर आप इन्हीं गाड़ियों को आगे सप्लाई करने यानी बेचने के बिजनेस में हैं, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या ड्राइविंग सिखाने का स्कूल चलाते हैं, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और माल ढोने वाली गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह? उन पर आईटीसी ब्लॉक नहीं है, वो बिजनेस एसेट है। हाल ही में डेमो कार्स पर एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। अगर डीलर डेमो कार को सिर्फ प्रमोशन या कर्मचारियों के आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है तो आईटीसी ब्लॉक है, लेकिन अगर उसे कैपिटल गुड्स की तरह कैपिटलाइज किया और बाद में बेचा तो बिक्री पर टैक्स देकर आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और क्या ब्लॉक है? तीसरा बड़ा एरिया है अचल संपत्ति का निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर आईटीसी ब्लॉक है। मतलब बिल्डिंग बनाना? हाँ, चाहे आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेकर बनवाएं सेक्शन 17(5)(c) या खुद सामान खरीद कर जैसे सीमेंट, सरिया वगैरह बनवाएं सेक्शन 17(5)(d), दोनों ही केस में आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन इसका भी कोई अपवाद है शायद, प्लांट और मशीनरी वाला? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर ये निर्माण, प्लांट और मशीनरी पीएनएम के लिए है तो उस पर लगे गुड्स सर्विसेज का आईटीसी मिल जाएगा। पीएनएम की परिभाषा थोड़ी टेक्निकल है, उसमें लैंड, बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर नहीं आते, पर फैक्ट्री शेड की नींव वगैरह आ सकती है। ये पीएनएम वाला अपवाद तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लगता है। हाँ जी, एक और अपवाद है, अगर आप खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं और आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करने के लिए इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो भी आईटीसी मिलेगा। और हाँ, निर्माण में सिर्फ नया कंस्ट्रक्शन नहीं, रेनोवेशन, रिपेयर भी शामिल है, अगर आपने उस खर्चे को इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया है। अगर रिपेयर पीएनएल में डेबिट हुआ है तो आईटीसी मिल सकता है। ओ, कैपिटलाइजेशन वाला पॉइंट भी अहम है। बिल्कुल। और क्या क्या है इस लिस्ट में, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, और हैं कर्मचारियों से जुड़े कुछ और खर्चे, जैसे रेंट कैब सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जब तक कि ये सरकार द्वारा अनिवार्य न हो। एलटीसी वाला बेनिफिट, हाँ, कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा लाभ जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन, इस पर भी आईटीसी ब्लॉक है। फिर कंपोजिशन स्कीम के तहत जो टैक्स भरा जाता है उस पर आईटीसी नहीं मिलता। पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे गए गुड्स सर्विसेज पर नहीं मिलता। और वो जो माल खो गया, चोरी हो गया, हाँ, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ या गिफ्ट फ्री सैंपल के तौर पर दे दिए गए, इन पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ले लिया था तो रिवर्स करना होगा, सेक्शन 17(5)(h। और आखिर में अगर कोई टैक्स धोखाधड़ी, सेक्शन 74, माल रोकना, सेक्शन 129 या जब्त करना, सेक्शन 130 के मामलों में भरा गया है तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक है। और एक और पॉइंट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी को गुड्स या सर्विसेज, इंपोर्टेड गुड्स को छोड़कर पर आईटीसी नहीं मिलता। बाप रे, ये लिस्ट तो वाकई लंबी है।
तो ग्रुप्स में याद रखना शायद आसान हो। पर्सनल खर्चे, खास गाड़ियां अपवाद के साथ, बिल्डिंग बनाना, पीएनएम छोड़कर, कर्मचारी वाले कुछ खास खर्चे और कंप्लायंस फेलियर या स्पेशल केसेस। कैटेगरीज बनाकर याद रखना बेहतर है और पीएनएम वाला अपवाद हमेशा ध्यान में रखना है। क्या इस सेक्शन 17(5) से जुड़े कोई हालिया क्लैरिफिकेशंस हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए एग्जाम के लिए? हाँ, 2-3 जरूरी हैं जो सर्कुलर से आए हैं। बताइए। एक तो है ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी नेटवर्क में लगने वाले डक्ट्स और मैनहोल्स पर। सर्कुलर 2191-302024 कहता है कि अगर ये नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें जमीन या बिल्डिंग नहीं माना जाता, तो इन्हें प्लांट और मशीनरी की तरह ट्रीट किया जाएगा और इन पर आईटीसी मिलेगा। मतलब 17(5)(c) या D में ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा है गाड़ी रिपेयर पर आईटीसी का, खासकर जब इंश्योरेंस क्लेम का मामला हो। इसमें क्लैरिफाई किया है कि आईटीसी उसे मिलेगा जिसके नाम पर गैरेज बिल बनाता है। अगर बिल इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर बनता है, जैसे कैशलेस क्लेम में, तो इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी लेगी अगर वो एलिजिबल है तो। अगर बिल गाड़ी मालिक के नाम पर बनता है तो गाड़ी मालिक आईटीसी लेगा अगर वो बिजनेस के लिए गाड़ी इस्तेमाल करता है और एलिजिबल है तो। ये भी प्रैक्टिकल क्लैरिफिकेशन है। हाँ। और बाय वन गेट वन? हाँ, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स पर भी बात हुई है। अगर जो फ्री वाली आइटम दी जा रही है उसे शेड्यूल आई के तहत सप्लाई नहीं माना जाता, जैसे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट नहीं है, तो उस फ्री आइटम पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17(5)(h) गिफ्ट फ्री सैंपल के तहत ब्लॉक हो सकता है, मतलब रिवर्स करना पड़ सकता है। ये स्कीम्स चलाते वक्त ध्यान रखना होगा। जी। ये क्लैरिफिकेशंस प्रैक्टिकल सवालों के लिए अच्छे हैं। ये तो वही रेगुलर बिजनेस की बात। पर अगर कोई बिजनेस अपनी स्कीम बदले, जैसे कंपोजिशन से नॉर्मल में आए, या कोई नया रजिस्ट्रेशन ले या बिजनेस ही बेच दे, सेक्शन 18 यही सब देखता है ना? हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 18 ऐसी ही खास परिस्थितियों, स्पेशल सर्कमस्टांसेस को संभालता है। इसमें आईटीसी लेने के नियम भी हैं और आईटीसी रिवर्स करने के नियम भी हैं। पहले आईटीसी लेने वाले बताइए, कब कब मिलता है? सेक्शन 18(1) में 4 मुख्य स्थितियां हैं जहां आईटीसी मिलता है। जब कोई व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन लेता है, सेक 18(1)(a), (b), चाहे अनिवार्य हो या स्वैच्छिक, उसे रजिस्ट्रेशन मिलने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन उसके स्टॉक में जो इनपुट्स रखे हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में, उन पर आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स पर नहीं मिलता इस केस में। शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन में अप्लाई किया हो जब लायबल हुआ था। जब कोई कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आता है, सेक 18(1)(c), उसे स्कीम बदलने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे इनपुट्स तीनों तरह के और कैपिटल गुड्स दोनों पर आईटीसी मिलेगा। अच्छा, यहाँ कैपिटल गुड्स पर भी मिलेगा? हाँ, लेकिन कैपिटल गुड्स पर पूरा नहीं, बल्कि 5% प्रति क्वार्टर या उसके हिसाब से घटाकर मिलेगा बची हुई लाइफ के लिए। ओके। तीसरा केस है जब कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है, सेक्शन 18(1)(d). यहाँ भी स्विच करने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे इनपुट्स और सिर्फ उन कैपिटल गुड्स पर जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहे थे, उन पर आईटीसी मिलेगा, वही 5% पर क्वार्टर की कटौती के साथ। और अगर क्लेम बड़ा हो तो? हाँ, सी और डी वाले केस में अगर कुल आईटीसी क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ठीक है, ये तो हुई आईटीसी लेने की बात। हाँ। अब ट्रांसफर और रिवर्सल? हाँ, सेक्शन 18(3) कहता है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है, जैसे बिक्री, मर्जर, डीमर्जर, अमलगामेशन, लीज या ट्रांसफर, तो जो बचा हुआ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है वो नए यूनिट को ट्रांसफर किया जा सकता है। शर्त यह है कि बिजनेस की देनदारियां, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके लिए रूल 41 में प्रोसीजर है। फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करना होता है, साथ में सीए या सीएमए सर्टिफिकेट भी लगता है। ये मर्जर वगैरह के लिए जरूरी है? और रिवर्सल कब करना पड़ता है? 18(4) में। ये तब होता है जब आप उल्टा चलते हैं, यानी नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं, या जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाती है। तब क्या रिवर्स करना है? तब आपको स्विच करने की तारीख पर आपके स्टॉक में रखे इनपुट्स तीनों तरह के पर और आपके पास मौजूद कैपिटल गुड्स पर लिया गया आईटीसी रिवर्स करना होगा। कैपिटल गुड्स के लिए रिवर्सल उनकी बची हुई उपयोगी जिंदगी यानी रेसिडुअल लाइफ इन मंथ्स
कुल 5 साल या 60 महीने मानकर प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेट होता है। रूल 44, ये अमाउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करना होता है या कैश में DRC 03 से भरना होता है। ठीक है। और एक और रिवर्सल है शायद, कैपिटल गुड्स बेचने पर, सेक्शन 18(6). हाँ, और ये एग्जाम फेवरेट है। सेक्शन 18(6) कहता है कि अगर आपने किसी कैपिटल गुड या प्लांट एंड मशीनरी पर ITC लिया है और आप उसे बाद में बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपको 2 अमाउंट कैलकुलेट करने होंगे। पहला, उस एसेट पर जो ITC लिया था उसका वो हिस्सा जो उसकी बची हुई उपयोगी जिंदगी 5 साल मानकर हर साल या उसके पार्ट के लिए संबंधित है। दूसरा, उस एसेट की बिक्री पर लगने वाला टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ठीक है, 2 अमाउंट। फिर इन दोनों अमाउंट में से जो भी ज्यादा हायर हो उतना अमाउंट आपको सरकार को देना होगा, या आप या तो ITC रिवर्स करके दे सकते हैं या आउटपुट टैक्स की तरह भर सकते हैं। अच्छा, हायर ऑफ द टू। हाँ, लेकिन इसका एक छोटा सा अपवाद है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स और फिक्सचर्स के केस में सिर्फ बिक्री पर लगने वाला टैक्स ही देना होता है, ये हायर वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ये 18(6) वाला पॉइंट वाकई ध्यान से समझने वाला है। जी हाँ, इस पर प्रैक्टिकल सवाल बन सकता है। सेक्शन 18 वाकई काफी सारी स्थितियों को कवर करता है। परीक्षा के लिए 18(1)(c), 18(4) और खासकर 18(6) बहुत जरूरी लग रहे हैं। परीक्षा के नजदीक आते आते कुछ और खास नियम या कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। PYQs, RTPs में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं ITC को लेकर? हाँ, कुछ और पॉइंट्स हैं जो अक्सर MCQs या छोटे सवालों में दिख जाते हैं या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी हैं। जैसे कि एक तो है अपॉर्शनमेंट यानी ITC का बंटवारा, सेक्शन 17(1), 2, 3 और रूल्स 42, 43। अगर आप कोई गुड्स या सर्विस बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो कॉमन क्रेडिट होता है उसे बांटना पड़ता है। सिर्फ बिजनेस वाले या सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई वाले हिस्से का ही ITC मिलता है। हाँ, ये कॉमन क्रेडिट वाला रूल्स 42 और 43 पे ज्यादा आती है, पर इंटर में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बंटवारा करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा छोटा मगर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डिप्रिसिएशन लिंक सेक्शन 16(3). हाँ, ये तो इनकम टैक्स से जुड़ा है। बिल्कुल, ये कहता है कि अगर आपने किसी कैपिटल गुड की कॉस्ट के टैक्स वाले हिस्से पर, मतलब जो GST आपने दिया था, उस पर इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो फिर आप उस टैक्स अमाउंट का GST में ITC नहीं ले सकते। मतलब आप एक ही टैक्स अमाउंट पर 2 फायदे, डिप्रिसिएशन भी और ITC भी नहीं ले सकते। डबल बेनिफिट वर्जित है। ये MCQ के लिए परफेक्ट लगता है। हाँ, अक्सर आता है, आपको या तो डिप्रिसिएशन मिलेगा टैक्स कंपोनेंट पर या ITC मिलेगा, दोनों नहीं। ठीक है। और रूल्स में कुछ खास? रूल 86A, 86B? हाँ, रूल 86A बस जानकारी के लिए समझ लीजिए कि कमिश्नर या उससे ऊपर के अधिकारी के पास पावर है कि वो कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे अगर उन्हें लगता है कि ITC फर्जी बिलों पर लिया गया है या सप्लायर ही गायब है या टैक्स जमा नहीं हुआ है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ITC के इस्तेमाल पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब लेजर ब्लॉक कर सकते हैं? हाँ, टेम्पररी तौर पर। और रूल 86B ये बहुत जरूरी है। 99% वाला रूल। हाँ, वही। ये कहता है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का महीने का टैक्सेबल टर्नओवर, इसमें एग्जेम्प्ट और 0 रेटेड सप्लाई नहीं गिनते, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख प्रति माह, तो वो अपनी महीने की GST लाइबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या ITC से चुका सकता है। कम से कम 1% उसे कैश लेजर से यानी असल कैश में चुकाना ही होगा। ये तो कैश फ्लो पर असर डालेगा। बिल्कुल, लेकिन इससे कई अपवाद भी हैं। जैसे अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने या उसके प्रोप्राइटरकर्ता, MD, पार्टनर्स ने पिछले 2 साल में कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स भरा हो, या पिछले साल 1 लाख रुपए से ज्यादा का GST रिफंड लिया हो अनयूटिलाइज्ड ITC के अलावा, या वो खुद सरकारी विभाग हो, PSU हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो उन पर ये 1% कैश पेमेंट की शर्त लागू नहीं होती। अच्छा, काफी सारे अपवाद हैं, पर फिर भी ये रूल 86B एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। हाँ, प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों के लिए।
एक और चीज आजकल चर्चा में रहती है, ISD बनाम क्रॉस चार्ज। ये क्या है संक्षेप में? देखिए, ISD का मतलब है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक मैकेनिज्म है जिससे हेड ऑफिस HO अपने ऊपर आई कॉमन इनपुट सर्विसेज जैसे ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग का क्रेडिट अपनी अलग-अलग राज्यों में स्थित ब्रांचों BO को बांट सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका है क्रॉस चार्ज। इसमें HO उन कॉमन सर्विसेज के लिए BO को एक तरह से बिल या इनवॉइस इशू करता है। अगर कोई सर्विस खास तौर पर किसी BO के लिए ही ली गई है तो उसका बिल सीधे BO के नाम पर आ सकता है, तब बांटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सर्विस कॉमन है तो उसे बांटना जरूरी है, चाहे ISD से या क्रॉस चार्ज से। वैल्यू कैसे तय होती है क्रॉस चार्ज में? अगर इनवॉइस वैल्यू है तो ठीक, नहीं तो वैल्यूएशन रूल्स जैसे रूल 28 लग सकते हैं। इसमें एक हालिया सर्कुलर 199-112023 जरूर ध्यान रखें, जिसने क्लैरिफाई किया है कि HO से BO को क्रॉस चार्ज करते वक्त HO के कर्मचारियों की सैलरी कॉस्ट को वैल्यू में शामिल नहीं करना है। अच्छा, सैलरी कॉस्ट को बाहर रखा है। जी, तो अगर संक्षेप में कहें, एग्जाम के लिए फोकस एरिया क्या होंगे ITC में? मेरे हिसाब से सेक्शन 16(2) की शर्तें और 16(4) की टाइम लिमिट्स, सेक्शन 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट्स, खासकर मोटर व्हीकल, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, खाना पीना और PNM का अपवाद, रूल 37, 180 डे पेमेंट, रूल 37A, सप्लायर डिफॉल्ट और रिवर्सल या अवेलमेंट, सेक्शन 18 के रिवर्सल्स, खासकर 18(4) स्कीम बदलने पर और 18(6) कैपिटल गुड्स की बिक्री पर, रूल 86B, 99% कैश पेमेंट वाला नियम और उसके अपवाद, और वो छोटा सा सेक्शन 16(3) डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। ये एरियाज PYQs और RTPs में बार बार टेस्ट होते हैं और अच्छे MCQ कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है, तो ये थी ITC की दुनिया की एक गहरी झलक। वाकई एलिजिबिलिटी तो बस दरवाजा है, असली खेल तो शर्तें पूरी करने, ब्लॉक क्रेडिट से बचने, सप्लायर पर कड़ी नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सही सही रिवर्सल करने का है। लगता है काफी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा। सेक्शन 16(2), 17(5), 18(4), 18(6), रूल 37, 37A और 86B ये कोर एरियाज हैं। और जो ट्रेंड सबसे ज्यादा उभर रहा है वो है सप्लायर और रिसीवर के कंप्लायंस का गहरा जुड़ाव, ये इंटरलिंकेज। हाँ, वो GSTR 2B मैचिंग रूल 37 है। बिल्कुल, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि अब आप अकेले अपना कंप्लायंस मैनेज नहीं कर सकते। आपको अपनी पूरी सप्लाई चेन के कंप्लायंस पर ध्यान देना होगा। और हाँ, MCQ के लिए सेक्शन 16(3) डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी मत भूलिएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमारे सुनने वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोचने को क्या छोड़ेंगे आप? कोई ऐसा सवाल जो उन्हें खुद खंगालना चाहिए आगे के लिए? हाँ, एक विचार छोड़कर जाती हूँ, इस पर सोचिएगा। जिस तरह सप्लायर और रिसीवर का कंप्लायंस एक दूसरे से कसकर जुड़ता जा रहा है, 2B मैचिंग है, रूल 37A है, रूल 86A की पावर है, तो क्या भविष्य में ये चीज सिर्फ टैक्स बचाने या पेनल्टीज से बचने तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये व्यवसायों के सप्लायर चुनने के तरीके को, पेमेंट की शर्तें तय करने के तरीके को और पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने के तरीकों को फंडामेंटली बदल देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में किसी सप्लायर की GST कंप्लायंस रेटिंग उतनी ही जरूरी हो जाए जितनी आज उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है? दिलचस्प सवाल। मतलब सप्लायर की GST फाइलिंग हिस्ट्री, उसकी क्रेडिट रेटिंग जितनी जरूरी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ ITC पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इससे CA इंटर जनवरी 26 परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी और कॉन्सेप्ट साफ हुए होंगे। जी, उम्मीद तो यही है। ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं।